हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रीवियस और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हाल ही में ऑनलाइन सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके ही पेपर्स को सॉल्व करेंगे। और हमारा आज का जो पेपर है ये 18 जनवरी का पेपर है। 18 जनवरी के पेपर 2 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 18 जनवरी 2023 का पेपर है ये। और ये पेपर 2 का पेपर है। पेपर 2 में भी हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है। हिंदी पेडागोजी के पूरे 15 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हिंदी से पूरे 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें 15 प्रश्न जो हैं ये पेडागोजी से आते हैं और 15 प्रश्न जो होते हैं वो गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के ही पूरे 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पेपर 1 के हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। अगर वो देखना चाहें आप तो चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। और हमारा ये चैनल अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए। तो भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के समूह द्वारा एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे समान मानकों को किस रूप में हमें लिया जाना चाहिए। ऑप्शन है भाषा रजिस्टर यानी कि भाषा प्रयुक्ति, वाक समुदाय, वाक प्रयुक्ति या फिर भाषा समुदाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। वाक समुदाय कहते हैं इसे जब एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे हैं समान मानक यानी कि सामान्य भाषा का प्रयोग पूरे एक समूह द्वारा किया जा रहा है साझा रूप से, तो उसे हम वाक समुदाय कहेंगे। पूरे समुदाय की वो भाषा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है। एक बालिका है जो कि पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है। उसकी अध्यापिका शब्द पहचान जैसी बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती है और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लग गई है। बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ दे रहा है कि एक बालिका है जो कि पढ़ना सीखने के लिए प्रयास करती है, यानी कि वो पढ़ना सीखना चाहती है और उसके पढ़ना सीखने में उसकी अध्यापिका जो है शब्द पहचान करने जैसी छोटी युक्तियों से उसे सिखा रही है, उसे पढ़ने में मदद कर रही है और कुछ ही सप्ताह में वह बच्ची जो है पढ़ने लगती है। तो बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है निपुणता अधिगम का क्षेत्र, सहायता करना, निकटस्थ विकास का क्षेत्र या फिर भाषा अर्जन उपकरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं यानी कि अस्थायी रूप से अध्यापिका जो है उसे शब्द पहचान जैसी युक्तियों को करने में मदद कर रही है, तो अस्थायी रूप से अध्यापिका सहायता कर रही है उस बालिका को, तभी वह पढ़ना सीख जाती है कुछ ही सप्ताह में। इसलिए इसे निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD कहा गया है। ZPD की अवधारणा जो है ये वाइगोस्की ने दी है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वाइगोस्की महोदय से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। निकटस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है सहायता मिलने पर जो कार्य किया जाता है अस्थायी रूप से सहायता द्वारा, तो उसे निकटस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमस्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करती है। इसे क्या कहा जाता है। चमस्की महोदय ने कहा है कि मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है। मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें मानसिक रूप से एक व्याकरण होता है, शामिल है, जो कि मानव को भाषा अर्जित करने में उसकी सहायता करता है। तो मानव के मस्तिष्क में जो मानसिक व्याकरण है उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है व्यावहारिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, मानसिक व्याकरण या फिर छिपी हुई व्याकरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाएगा। यानी कि चमस्की महोदय जो हैं इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण की बात की है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चमस्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में जो मानसिक व्याकरण होता है जो कि मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करता है उसे हम सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है। राघवी है जिसे जयपुर जाना है और जयपुर जाने के लिए उसने अपना आरक्षण करवाया है। इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा। राघवी ट्रेन के समय सारणी को पढ़ रही है, तो उस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है सरसरी तौर पर पठन,
बारीकी से पठन, गहन विस्तृत पठन या फिर अंशों में पठन। तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बारीकी से पठन कहलाएगा। यानी कि राघवी जो है, जो जिसे कि जयपुर जाना है, उसके लिए उसने अपना आरक्षण कराया है, और आरक्षण कराया है उसके बाद वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है कि हमारा समय कब है। तो इस प्रकार के पठन को, जब वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है, तो इस प्रकार के पठन को वह बारीकी से पठन कहा जाएगा। वह बारीकी से ट्रेन की समय सारणी को पढ़ रही है कि उसमें उसका ट्रेन का समय कब है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, बारीकी से पठन। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कीजिए, और हाँ, अपने कमेंट भी करते रहिएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है, लेखन का पहला चरण कौन सा होना चाहिए। कक्षा 7 की अध्यापिका है जो कि विद्यार्थियों को अनुच्छेद लिखने के लिए कह रही है, तो विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन का पहला चरण कौन सा होगा। ऑप्शन है प्रारूपण, मानस चित्रण, समीक्षा करना या फिर संपादन। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, मानस चित्रण कहा जाएगा। अनुच्छेद लेखन का पहला चरण जो होगा वो मानस चित्रण कहलाएगा। यानी कि बच्चों के मन में जो चित्रण, जिस प्रकार के वो बातों को अपने मन में अनुभव कर रहे हैं या फिर उनकी भावनाएं उनके मन में आ रही हैं, जिस पर उन्हें अनुच्छेद लिखना है, जिस प्रकार की बातें उनके मन में उत्पन्न हो रही है, तो उसे मानस चित्रण या फिर मानस मंथन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम का रचनावादी उपागम किसे समुन्नत करता है। तो भाषा अधिगम का रचनावादी उपागम किसे समुन्नत करेगा। ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, चुप्पी की संस्कृति या फिर कक्षा में शोर। तो यहाँ जो रचनावादी उपागम जो है वो विद्यार्थी केंद्रित उपागम को समुन्नत करता है, यानी कि इस पर फोकस करता है, अपना ध्यान देता है। छात्र केंद्रित शिक्षा की बात करता है भाषा अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, विद्यार्थी केंद्रित उपागम यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के श्रवण कौशलों का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति श्रवण कौशल के आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी। फ्रेंड्स, नीचे कुछ गतिविधियां दी गई है। इसमें कक्षा 6 की अध्यापिका है, अपने बच्चों के श्रवण कौशल का आकलन वह किस गतिविधि के द्वारा करेगी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है अध्यापिका एक चित्र दिखाती है और विद्यार्थियों को उसका वर्णन करने के लिए कहती है। दूसरा, अध्यापिका विद्यार्थियों को सुने गए आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। तीसरा, अध्यापिका विद्यार्थियों को देखे गए मूक अभिनय माइम का वर्णन करने के लिए कहती है। या फिर अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई पठन सामग्री का सस्वर पठन करने के लिए कहती है। तो विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए अध्यापिका इनमें से किस गतिविधि का प्रयोग करेगी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अध्यापिका है जो कि विद्यार्थियों को सुने गए के आधार पर तालिका पूर्ण करने के लिए कहती है। इसी आधार पर अध्यापिका विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करेगी, यानी कि विद्यार्थी जो सुने हुए हैं उसी आधार पर उस तालिका को पूरा करें। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी के साथ ही हमने सीडीपी के भी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है, उसे आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही 11 जनवरी के भी पेपर को हमने सॉल्व कराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवारों और कापियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं कीरम कांटे बनाते हैं, इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे हैं जो कि चौक या फिर गिट्टी वगैरह की सहायता से दीवारों पर या फिर कॉपियों पर जो है पेंसिल की सहायता से आड़ी तिरछी कुछ रेखाएं बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार की रेखाओं को कीरम कांटे बनाते हैं, इसे हम किस रूप में जानेंगे। ऑप्शन है समय की पूरी बर्बादी और इस अवस्था को निरुत्साहित करना चाहिए। दूसरा है लिखना सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है स्थूल गत्यात्मक कौशलों का विकास का एक चरण। या फिर चौथा है एक बुरी आदत है और बच्चों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। विद्यार्थियों द्वारा दीवारों और कापियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने का, टेढ़े मेढ़े जो रेखाएं बनाते हैं विद्यार्थी, उसका ऐसा करने का यही अर्थ निकलता है कि लिखना सीखने का आरंभिक चरण है विद्यार्थियों का। इस अवस्था को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसे निरुत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी तब तिरछी वगैरह रेखाएं बनाते हैं तभी तो वो सीखेंगे धीरे धीरे, और ये लिखना सीखने का उनका आरंभिक चरण होता है, इसलिए इसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें।
ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? तो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी होगी? ऑप्शन है रूपग्राम, मॉर्फीम, दूसरा है ध्वनिग्राम, स्वनिम, तीसरा है वाक्य रचना या फिर अर्थ विज्ञान। तो फ्रेंड्स, भाषा की जो सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है उसे हम ध्वनिग्राम यानी कि स्वनिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा होता है? भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा होगा? ऑप्शन है संक्षिप्त वाक्य, स्वनिर्देशित वाक्य, दो शब्दीय वाक्य या फिर कूजन और बबलाना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही है, कूजन और बबलाना भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह भाषा अधिगम विधि जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो क्या कहलाता है? वह कौन सी अधिगम विधि है जिसमें विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए अवसर दिया जाता है और जीवन की वास्तविक स्थिति का सामना करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है? तो इस प्रकार के अधिगम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है संरचनात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषणात्मक विधि या फिर व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें से विधि का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है, संप्रेषणात्मक विधि इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब भाषा अधिगम में विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत करने में भाग लेने का अवसर दिया जाता है और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो उसे हम संप्रेषणात्मक विधि कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका ने देखा कि उसके विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी की गलतियां कर रहे हैं। उसकी इस समस्या के समाधान के लिए अध्यापक को कौन सी शिक्षण युक्ति प्रयुक्त करनी चाहिए? अध्यापिका देख रही हैं कि उनके विद्यार्थी जो हैं वो लेखन में वर्तनी संबंधी गलतियां कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं जो कि वर्तनी से संबंधित गलती कर रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए अध्यापक को कौन सी शिक्षण युक्ति का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए, मानस चित्रण कराना चाहिए, सस्वर पठन कराना चाहिए या फिर श्रुतलेख का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही है। श्रुतलेख का प्रयोग करके अध्यापक को विद्यार्थियों की वर्तनी संबंधी गलतियों को दूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अध्यापिका विद्यालय पूर्व के बच्चों को बड़ी चित्रात्मक पुस्तकें पठन के लिए देती है और फिर उन चित्रों के बारे में बताने के लिए कहती है। यह बच्चों को किस तरह से मदद करता है? अध्यापिका है जो कि विद्यालय पूर्व के बच्चे यानी कि विद्यालय आने से पहले जो बच्चे होते हैं उन्हें चित्रात्मक पुस्तकें पठन के लिए देती है जिसमें चित्र बने होते हैं। तो उस प्रकार के चित्रों के बारे में बताने के लिए अध्यापिका बच्चों को किस तरह से मदद करती है? ऑप्शन है प्रभावशाली संप्रेषक बनने में, उनके स्थूल गद्यात्मक कौशलों के विकास में, उनकी लिखावट में सुधार लाने के लिए या फिर वे उसे आत्मविश्वासी और अच्छे लेखक बनेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रभावशाली संप्रेषक बनने में अध्यापिका विद्यार्थियों को मदद कर रही है चित्रात्मक पुस्तकें प्रदान करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी निर्देशात्मक विधि जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा है, तो क्या कहलाएगा? ऐसी निर्देशात्मक विधि है जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान जो स्तर है उससे कुछ ऊंचा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है समग्र भौतिक प्रक्रिया, बोधगम्य निवेश, सहारा देना या फिर भाषिक निवेश। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। बोधगम्य निवेश कहा जाता है विद्यार्थियों के लेवल से थोड़ा ऊँचे स्तर का जो निवेश यानी कि भाषा स्तर प्रदान किया जाता है उसे हम बोधगम्य निवेश कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है? तो पठन बोध की युक्ति कौन सी इसमें नहीं है पूछ रहा है। 3 ऑप्शन तो सही है, एक ऑप्शन है जो कि गलत है, नहीं है। ऑप्शन कौन सा है? अनुमान लगाना, सारांशीकरण, निष्कर्ष निकालना या फिर संपादन। तो यहाँ पठन बोध की जो युक्ति नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 है, संपादन है जो कि पठन बोध की युक्ति नहीं है। के अलावा अनुमान लगाना, सारांशीकरण और निष्कर्ष निकालना, ये तीनों जो हैं पठन बोध की युक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पर, संपादन पठन बोध की युक्ति नहीं है।
तो फ्रेंड्स यहाँ हमने हिंदी पेडागोजी के पूरे 15 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आप सभी को हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।